Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain soil water and wilting. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मृदा जल और म्लानता के बारे में बताऊंगा. This presentation is first in series on absorption of water. यह प्रस्तुतिकरण जल के अवशोषण से संबंधित प्रस्तुतिकरणों में पहला है. We will study types of soil water. सबसे पहले हम मृदा जल के प्रकारों के बारे में बात करेंगे. मृदा जल के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार जो है वह रन ऑफ वाटर होता है, वाहित जल या बह जाने वाला जल. It is form of water that flows away due to topography of land and stored in large reservoirs somewhere else. यह जल का वह प्रकार है जो भू आकृतिक कारणों से बहकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है. अर्थात जहां भी बारिश होती है वह जल वहीं पर नहीं रहता, बल्कि भूमि की ढलान के कारण, भूमि की आकृति के कारण उस स्थान से बहकर किसी अन्य स्थान पर चला जाता है और किसी अन्य स्थान पर जाकर किसी जलाशय में एकत्रित हो जाता है, किसी तालाब में या झील में एकत्रित हो जाता है. तो इस प्रकार के जल को वाही जल या रन ऑफ वाटर कहा जाता है. मृदा जल का दूसरा प्रकार गुरुत्वीय जल है. The second type of soil water is gravitational water. It is form of water which reaches deep up to the soil water table due to gravitational force. यह जल का वह प्रकार है जो भूमि के भीतर गहराई में जाकर भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर का भाग बन जाता है. This form of water is not available to plants but available by mechanical methods or by tube well irrigation. यह जल का वह प्रकार है जो पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि भूमि में बहुत अधिक गहराई में होता है जहां तक पादपों की मूल या मूल तंत्र नहीं पहुंच सकता है. परंतु इसको कुछ यांत्रिक विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और काम में लिया जा सकता है, पीने के लिए या सिंचाई के लिए. उदाहरण के लिए कुएं खोदकर इस नल को मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या ट्यूबवेल के द्वारा भी इस जल को प्राप्त किया जा सकता है और उसके उपरांत इसको सिंचाई के लिए या पीने के लिए काम में लिया जा सकता है. मृदा जल का तीसरा प्रकार है कैपिलरी वाटर. द थर्ड टाइप ऑफ soil water is capillary water. It is water present between soil particles in small capillary pores by capillary action. तो यह जल का वह प्रकार है जो मृदा कणों के बीच में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों में उपस्थित रहता है और इन सूक्ष्म छिद्रों में वह केशिका क्रिया के द्वारा अटका रहता है या रुका रहता है. तो जल का वह प्रकार जो मृदा कणों के बीच सूक्ष्म छिद्रों में केशिका क्रिया के द्वारा अटका हुआ पाया जाता है उसको केशिका जल कहा जाता है या कैपिलरी वाटर कहा जाता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर फॉर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स. तो यह जल का वह प्रकार है जो पादपों को अवशोषण के लिए मुख्यतः उपलब्ध होता है. अर्थात पादप अपने वृद्धि के लिए जिस जल का उपयोग करते हैं या जिस जल का अवशोषण करते हैं, अधिकांश जल वह केशिका जल ही होता है या कैपिलरी वाटर ही होता है. Then fourth type of water is hygroscopic water, आर्द्रता ग्राही जल. This is thin film of water tightly held by the charged soil colloidal particles on their surface. यह जल का वह प्रकार है जो मृदा में जो कलिलीय पदार्थ या कलिलीय कण उपस्थित होते हैं, colloidal particles उपस्थित होते हैं, यह कलिलीय कण या colloidal particles आवेशित होते हैं या चार्ज्ड होते हैं और इन पर उपस्थित आवेश के कारण जल के कण इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इन कलिलीय कणों के ऊपर एक परत के रूप में बंधित हो जाते हैं या अधिशोषित हो जाते हैं. तो मृदा में उपस्थित कलिलीय पदार्थों के ऊपर एक परत के रूप में अधिशोषित जो जल होता है उसको आर्द्रताग्राही जल कहते हैं या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं. So this is water adsorbed or tightly held on the surface of charged soil colloidal particles.
because it is very strongly bound to the soil particles, it is not available for absorption to the plants. चूंकि यह अत्यधिक बल के साथ मृदा कणों के साथ बंधित रहता है, इस कारण से यह जल भी पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो यह जो तीन प्रकार हमने यहाँ पर बात की, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यह तीनों यहाँ चित्र में भी प्रदर्शित किए गए हैं। पहला गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर, तो यह वह जल है जो गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो जाता है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल का भाग बन जाता है और पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। कैपिलरी वाटर, जो मृदा कणों के बीच के जो खाली स्थल होते हैं उनमें केशिका क्रिया के द्वारा अटका रहता है, तो इसको कैपिलरी वाटर या केशिका जल कहा जाता है। और तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित या आबंधित रहता है, एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल कॉलोइडल पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन टू द प्लांट, यह भी पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं होता है। The next type of water is chemically bound water, रासायनिक बंधित जल। The water integrated in the chemical compounds present in the soil, वह जल जो मृदा में जो रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं उनकी संरचना के एक भाग के रूप में उपस्थित होता है, उनके साथ बंधित पाया जाता है, उसको रासायनिक बंधित जल कहा जाता है, केमिकली बाउंड वाटर कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट की बात करें तो उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। तो यहाँ पर ये जो 5 जल के अणु हैं वह कॉपर सल्फेट के साथ स्थायी रूप से बंधित पाए जाते हैं। तो इस जल को रासायनिक बंधित जल या केमिकली बाउंड वाटर कहा जाता है और यह भी पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, यह मृदा जल के 5 प्रकार हैं। तो इन सभी में यदि हम बात करें तो केवल कैपिलरी वाटर या केशिका जल ही वह जल है which is available for absorption to the plant. Only capillary water is the type of water which is available to the plant for absorption. Now there is one more classification of soil water. मृदा जल का एक और वर्गीकरण भी है। इस वर्गीकरण के अनुसार मृदा जल को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। Soil water is classified into 3 types. First is क्रेसार्ड, और जिसे प्राप्य जल कहा जाता है, इकार्ड या अप्राप्य जल, होलार्ड यानी कुल जल। क्रेसार्ड या प्राप्य जल अर्थात वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन टू द प्लांट, वह जल जो पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होता है उसको क्रेसार्ड कहा जाता है। और जैसा हम पूर्व में देख चुके हैं, मुख्यतः केशिका जल वह जल है जो क्रेसार्ड का भाग होता है। सेकेंड इज इकार्ड और अप्राप्य जल, वाटर नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन टू द प्लांट, वह जल जो पादपों को अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं है, हेंस इट इज नॉट अवेलेबल वाटर, नॉन अवेलेबल वाटर, अप्राप्य जल। होलार्ड इज टोटल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, होलार्ड या कुल जल अर्थात मृदा में जितना भी जल उपस्थित है सभी प्रकार का मृदा जल संयुक्त रूप से होलार्ड कहलाता है या कुल जल कहलाता है। Next we will discuss types of dry soils and water holding capacity. शुष्क मृदाओं के प्रकार और मृदा की जल धारण क्षमता। तो ड्राई सॉइल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, शुष्क मृदाएं 2 प्रकार की हो सकती है, एक फिजिकली ड्राई सॉइल और दूसरा फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। भौतिक रूप से शुष्क मृदा या फिजिकली ड्राई सॉइल। A soil in which water is physically absent, ऐसी मृदा जिसमें जल भौतिक रूप से अनुपस्थित होता है या कम मात्रा में पाया जाता है, ना जल मृदा में उपस्थित ही नहीं होता है, इस प्रकार की मृदा को भौतिक रूप से शुष्क मृदा या फिजिकली ड्राई सॉइल कहा जाता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलों में जो बलुई मृदा होती है, सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट्स, इट इज ए टाइप ऑफ फिजिकली ड्राई सॉइल जिसमें बहुत कम मात्रा में जल उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है। The second type of dry soil is called as physiologically dry soil, कारिक रूप से शुष्क मृदा या क्रियात्मक रूप से शुष्क मृदा, फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल बट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, यह इस प्रकार की मृदाएं होती हैं जिनमें जल उपस्थित तो होता है लेकिन उस जल का पादप के द्वारा अवशोषण
कुछ कारणों से नहीं किया जा सकता। तो जब मृदा में जल उपस्थित हो लेकिन पादप उसका अवशोषण ना कर पाए, पादप उसका अवशोषण करने में समर्थ ना हो, तो इस प्रकार की मृदा को कारिक रूप से शुष्क मृदा या फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल कहा जाता है। उदाहरण के लिए लवणीय मृदाएं, तो लवणीय मृदाओं में चूंकि लवण सांद्रता बहुत अधिक होती है, उसके फलस्वरूप उनका परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है, और जैसा कि हम जानते हैं जल का अभिगमन जो होता है वो कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होता है। तो जब मृदा का स्वयं का परासरण दाब बहुत अधिक हो जाता है, उसमें लवण सांद्रता अधिक होने के कारण, तो ऐसी मृदा से फिर जल का अवशोषण पादप मूल के द्वारा कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। Hence saline soils, although they may have water present in it, but this water cannot be absorbed by the plant due to very high osmotic pressure of the soil solution. Comparative osmotic pressure of roots or water present in roots is less. The osmotic pressure of soil solution is high, and therefore water actually can move out of the roots, but it cannot be absorbed by the roots. Similarly cold soils, इसी प्रकार से जो शीतल मृदाएं होती हैं या ठंडी मृदाएं होती हैं, उनमें भी तापमान अत्यधिक कम होने के कारण जल का अवशोषण नहीं हो पाता। यद्यपि जल उपस्थित होता है लेकिन उसका अवशोषण पादप नहीं कर सकता, तो यह भी कारिक रूप से शुष्क मृदाओं में सम्मिलित की जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मृदा की जल धारण क्षमता, WHC संक्षेप में जिसे कहा जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ही फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता भी कहा जाता है, FC संक्षेप में इसे कहा जाता है। तो तात्पर्य है मृदा के द्वारा अधिकतम कितनी मात्रा में जल धारण किया जा सकता है। तो जल की वह अधिकतम मात्रा जो गुरुत्व बल के विपरीत कोई मृदा धारण कर सकती है, उसे उसकी फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट यूनिट ड्राई वेट ऑफ सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल के विपरीत किसी भी मृदा का के इकाई भार के द्वारा, इकाई शुष्क भार के द्वारा, तो ध्यान रखने वाली बात है, मृदा के इकाई शुष्क भार के द्वारा, ड्राई वेट के द्वारा जल की जो अधिकतम मात्रा धारण की जा सकती है, उस जल की मात्रा को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है, जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। इसी को सरल शब्दों में कहें तो इट इज वाटर प्रेजेंट इन कंप्लीटली वाटर सैचुरेटेड सॉइल। जब हम किसी भी मृदा को जल से पूर्णतः संतृप्त कर देते हैं, अर्थात उसमें और ज्यादा जल उस मृदा के द्वारा अब धारण नहीं किया जा सकता, तो पूर्ण संतृप्ति की अवस्था में जितना जल किसी भी मृदा में उपस्थित होता है शुष्क भार के अनुपात में, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। अलग अलग प्रकार की मृदाओं की क्षेत्र क्षमता भी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अलग होती है। द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज फाउंड इन क्ले सॉइल्स, जो मृतिका होती है या चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मृदा होती है, उसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जो 35 से 40% होती है। 35 से 40% से तात्पर्य यह हुआ कि यदि 100 ग्राम शुष्क मृदा इस प्रकार की है, इफ वी हैव 100 ग्राम ऑफ dry weight of a clay soil, then it can hold up to 35 to 40 gram of water in it. तो यदि हमारे पास क्ले सॉइल के 100 ग्राम शुष्क मृदा उपस्थित है, तो यह 100 ग्राम शुष्क मृदा 35 से 40 ग्राम तक जल अपने भीतर धारण कर सकती है। अधिकतम जल जो इसके द्वारा धारण किया जा सकता है वो 35 से 40 ग्राम होगा, अर्थात इसकी जो फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो 35 टू 40% होगी। इसी प्रकार से लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑफ सैंडी सॉइल्स, जो बलुई मृदा होती है, उनमें जल धारण क्षमता सभी प्रकार की मृदाओं में न्यूनतम होती है, जो केवल 5% है। यानी 100 ग्राम शुष्क बलुई मृदा अधिकतम केवल 5 ग्राम जल ही धारण कर सकती है। और माध्यमिक मान जो है वह लोम सॉइल में पाया जाता है या दोमट मृदा में पाया जाता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 20 से 30% होती है। अर्थात 100 ग्राम शुष्क दोमट मृदा यदि हमारे पास है तो वह अधिकतम 20 से 30 ग्राम तक जल अपने भीतर धारण कर सकती है। जितना मृदा में जल अधिक होता है उतना ही उसमें वायु कम होती है। सो दैट मीन्स इन क्ले सॉइल, बिकॉज मोर वाटर
can remain present, therefore it will have comparatively lesser air inside it. So when more amount of water is present in any soil, then comparatively lesser air or oxygen will be present in that type of soil. So clay soil में चूंकि जल अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ऑक्सीजन या वायु तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। इसी प्रकार से सैंडी सॉइल में, बलुई मृदा में चूंकि जल कम मात्रा में पाया जाता है तो इसमें वायु या ऑक्सीजन तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लोम सॉइल या दोमट मृदा की बात करें तो इसमें दोनों के लिए ही माध्यमिक स्थिति या इंटरमीडिएट कंडीशन रहती है। इसमें जल की मात्रा भी माध्यमिक या इंटरमीडिएट होती है, तो उसी कारण से इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी इंटरमीडिएट होती है। तो पादप को वृद्धि के लिए या मूल को अपनी वृद्धि के लिए वस्तुतः जल और ऑक्सीजन दोनों की ही आवश्यकता होती है। वाटर needs both oxygen as well as water for its proper growth, and therefore that soil will be considered best for plant growth in which both water and air are present in optimum quantity. ऐसी मृदा को पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा माना जाता है जिसमें जल और ऑक्सीजन अर्थात वायु दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। तो इस कारण से दोमट मृदा को पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा माना जाता है क्योंकि उसमें जल और वायु दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्ले सॉइल में जल अधिक होता है लेकिन वायु तुलनात्मक रूप से कम होती है। सैंडी सॉइल के अंदर जल कम होता है लेकिन वायु तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। देन देयर इज अनदर टर्म मॉइस्चर इक्विवेलेंट। एक और तकनीकी शब्द जो मृदा में जल की मात्रा से संबंधित काम में लिया जाता है वह है नमी तुल्यांक। मॉइस्चर इक्विवेलेंट, नमी तुल्यांक। It is amount of water retained by soil after centrifugation of completely water saturated soil at 1000 G. जब एक मृदा को पूर्णतः जल संतृप्त कर दिया जाए और उसके पश्चात उसको अपकेंद्रित किया जाए, सेंट्रीफ्यूज किया जाए 1000 G के फोर्स के साथ, यानी जो अपकेंद्री बल लगाया जाता है जिसमें उसका अपकेंद्रण हो रहा है वह 1000 G का लगाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में इस अपकेंद्री बल के द्वारा मृदा में से कुछ जल जो है वह पृथक कर दिया जाता है और इस अपकेंद्रण के पश्चात भी मृदा में जो जल उपस्थित रह जाता है या रह पाता है जो अपकेंद्रण के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, तो 1000 G सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर अपकेंद्रित करने के पश्चात मृदा में जितना जल शेष रह जाता है या उपस्थित रह जाता है उसको मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहा जाता है या नमी तुल्यांक कहा जाता है। Amount of water retained by soil after centrifugation of completely water saturated soil at 1000 G. Next is wilting and permanent wilting percentage. Wilting यानी म्लानता या मुरझान and permanent wilting percentage, स्थायी म्लानता प्रतिशत। Wilting can be of two types. म्लानता या मुरझान भी दो प्रकार का हो सकता है, एक टेम्परेरी विल्टिंग और दूसरा परमानेंट विल्टिंग। अस्थायी म्लानता या टेम्परेरी विल्टिंग। दिस टाइप ऑफ विल्टिंग डिसअपियर्स विदाउट इरिगेशन ऑफ द प्लांट। ऐसी म्लानता जो पादप को सिंचित किए बिना ही पुनः दूर हो जाती है या हट जाती है, इस प्रकार की म्लानता को अस्थायी म्लानता कहते हैं। क्योंकि यह टेम्परेरी है, अस्थायी है, हमको पादप को सिंचित करने की भी आवश्यकता नहीं होती, पादप को जल उपलब्ध करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती। कुछ समय के बाद म्लानता अपने आप स्वयं ही बिना सिंचाई के भी दूर हो जाती है, तो इस प्रकार की म्लानता को अस्थायी म्लानता कहा जाता है। प्लांट्स बिकम नॉर्मल इन द इवनिंग व्हेन ट्रांसपिरेशन स्लोज डाउन। तो ऐसे प्लांट्स या कई बार ऐसा होता है कि पादप दोपहर के समय म्लानता प्रदर्शित करते हैं लेकिन शाम के समय वह पुनः स्वस्थ हो जाते हैं या पुनः सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो यह म्लानता जो दोपहर में आई लेकिन बिना सिंचाई किए ही शाम को दूर हो गई, उसको हम टेम्परेरी विल्टिंग या अस्थायी म्लानता कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ विल्टिंग यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग नून आवर्स व्हेन ट्रांसपिरेशन एक्सीड्स वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रकार की म्लानता सामान्यतः पादपों में दोपहर के समय निर्मित होती है जब वाष्पोत्सर्जन की दर जल अवशोषण की दर से अधिक हो जाती है। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाता है, जल अवशोषण उतनी मात्रा में यदि पादप के द्वारा नहीं हो पाता तो अस्थायी रूप से पादप के भीतर जल की कमी हो जाती है, वह म्लानता प्रदर्शित करता है। शाम के समय जब वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है और जल अवशोषण निरंतर होता रहता है तो पुनः पादप के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में प्रवेश कर जाता है और म्लानता दूर हो जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ विल्टिंग इज परमानेंट विल्टिंग। विल्टिंग का म्लानता का जो दूसरा प्रकार है वह स्थायी म्लानता
दिस टाइप ऑफ विल्टिंग कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय इरिगेशन ऑफ द प्लांट। यह परमानेंट टाइप की विल्टिंग है, स्थायी प्रकार की म्लानता है और यह केवल पादप को जल उपलब्ध करवा के ही दूर की जा सकती है, पादप को जल से सिंचित करके ही दूर की जा सकती है। इट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय इरिगेटिंग द प्लांट विद वाटर। तो यह स्थायी है, जब तक पादप को जल सिंचाई के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तब तक यह म्लानता दूर नहीं होती है। इस प्रकार की म्लानता को परमानेंट विल्टिंग, स्थायी म्लानता कहते हैं। दिस अकर्स व्हेन सॉइल इज फिजिकली ड्राई। इस प्रकार की म्लानता तब निर्मित होती है जब कोई भी मृदा भौतिक रूप से शुष्क होती है, उसमें जल उपस्थित ही नहीं होता या जल बहुत कम मात्रा में होता है जो कि पादप के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता, तो जल की कमी के कारण पादप म्लानता प्रदर्शित करता है। और यदि हम जल से सिंचाई करें तभी इस प्रकार की म्लानता को दूर किया जा सकता है। द परमानेंट विल्टिंग कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय irrigating द प्लांट विद वाटर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और परसेंटेज और कोएफिशिएंट। स्थायी म्लानता बिंदु, स्थायी म्लानता प्रतिशत या स्थायी म्लानता गुणांक, जिसे संक्षेप में PWP कहा जाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। यह शब्द ब्रिग्स और सेंट्स नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1912 में प्रस्तुत किया था। द टर्म वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिग्स एंड सेंट्स 1912। दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल when plant first shows signs of permanent wilting। जब कोई भी पादप प्रकृति में उपस्थित है, सामान्य स्थिति में वह पाया जाता है, लेकिन यदि वह म्लानता के चिन्ह प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दे, इफ इट स्टार्ट्स शोइंग साइंस ऑफ विल्टिंग, म्लानता के चिन्ह पादप के द्वारा प्रदर्शित किए जाने लगे, तो मृदा में जल की वह मात्रा जो पादप के द्वारा सर्वप्रथम म्लानता के चिन्ह प्रदर्शित होने पर उपस्थित होती है, उसी को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है और इसको क्षेत्र क्षमता के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज ऑफ फील्ड कैपेसिटी। अर्थात जितना जल एक मृदा के द्वारा धारण किया जा सकता है, उसके कितने प्रतिशत जल के उपस्थित होने पर पादप ने सर्वप्रथम स्थायी म्लानता के चिन्ह प्रदर्शित किए। तो यदि जल से पूर्णतः संतृप्त मृदा है तो पादप को जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है अवशोषण के लिए। अब जैसे जैसे पादप जल अवशोषित करता जाएगा, मृदा में जल कम होता जाएगा, जल की मात्रा क्षेत्र क्षमता की तुलना में घटती जाएगी। जब पूर्ण संतृप्त होगी तब वह 100% फील्ड कैपेसिटी पर होगी। मान लो इसमें से आधा जल पादप के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, तो अब हम ये कहेंगे सॉइल इज एट 50% ऑफ इट्स फील्ड 50% ऑफ इट्स फील्ड कैपेसिटी। आधा जल यदि पादप ने अवशोषित कर लिया क्षेत्र क्षमता का, तो हम ये कहेंगे अब ये क्षेत्र क्षमता का 50% जल मृदा में उपस्थित है। तो जैसे जैसे अवशोषण होता जाएगा, मृदा में जल की मात्रा कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पादप को जितनी मात्रा में जल आवश्यक है उपापचय के लिए या वृद्धि के लिए, उतनी मात्रा में जल मृदा से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्थिति में पादप म्लानता के चिन्ह प्रदर्शित करेगा और जब पादप के द्वारा सर्वप्रथम म्लानता का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है, उस समय क्षेत्र क्षमता के कितने प्रतिशत जल पादप मृदा में उपस्थित है, उसी जल की मात्रा को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहा जाता है। So this can also be defined as amount of water present in soil after all available water is drained from the soil। यह मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा है जब मृदा में से पादप के द्वारा अवशोषण के लिए उपलब्ध समस्त प्रकार के जल को अवशोषित कर लिया गया है। अर्थात जो भी जल पादप इस मृदा से अवशोषित कर सकता है, उतना जल यदि पादप ने अवशोषित कर लिया, तो अब मृदा में जो जल की मात्रा शेष रह गई, द रिमेनिंग वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल आफ्टर ऑल वाटर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। जितना भी जल पादप के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, वो समस्त जल अवशोषित हो गया। उस वक्त जो शेष जल की मात्रा मृदा में है, वह परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। अगेन, the thing to remember is that at permanent wilting point soil is not completely dry। स्थायी म्लानता बिंदु पर मृदा पूर्ण रूप से शुष्क नहीं होती, उसमें कुछ जल की मात्रा अभी भी शेष रहती है, लेकिन यह जो जल मृदा में शेष रहता है, इट इज वेरी स्ट्रांगली बाउंड विद द सॉइल पार्टिकल्स। जो जल शेष है वह मृदा कणों के साथ अत्यंत मजबूती के साथ आबंधित रहता है और पादप इसका अवशोषण नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट and therefore plant shows signs of wilting and it is called as permanent wilting point।
plant is not able to absorb required water if amount of soil water is below PWP. यदि मृदा में जल की मात्रा स्थायी म्लानता बिंदु से नीचे चली जाती है तो पादप को वृद्धि के लिए जो आवश्यक जल है, जितनी मात्रा में जल वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, वह उपलब्ध नहीं हो पाता और इस कारण से वह म्लानता के चिन्ह प्रदर्शित करता है. So although some water is physically present, for example hygroscopic water and gravitational water in soil at PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे स्थायी म्लानता बिंदु पे मृदा में कुछ जल भौतिक रूप से अभी भी उपस्थित होता है. उदाहरण के लिए आर्द्रता ग्राही जल उपस्थित होता है और भीतर गहराई में ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्व जल भी उपस्थित होता है, लेकिन ये पादप के द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते. अतः परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर भी कुछ जल मृदा में उपस्थित होता है, लेकिन वह पादप के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता. पादप उसका अवशोषण करने में समर्थ नहीं होता है और इसी कारण से वह म्लानता के चिन्ह प्रदर्शित करता है. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज ए सॉइल प्लांट कैरेक्टरिस्टिक. स्थायी म्लानता बिंदु एक मृदा पादप लक्षण है, अर्थात इसका जो मान है वह मृदा से संबंधित कारकों के द्वारा भी प्रभावित होता है और पादप से संबंधित कारकों के द्वारा भी प्रभावित होता है. द वैल्यू ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रेगुलेटेड बोथ बाय सॉइल फैक्टर्स एज वेल एज बाय प्लांट फैक्टर्स. इट्स वैल्यू डिपेंड्स बोथ ऑन टाइप ऑफ सॉइल, अर्थात यह मृदा के प्रकार पर भी निर्भर करता है. जैसा कि हमने पूर्व में बात की थी, क्ले सॉइल है तो उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वह अधिक होगा. सैंडी सॉइल है तो उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है कंपेरेटिव कम होता है. द हाईएस्ट PWP is found in clay soil and lowest PWP is found in sandy soil. PWP स्थायी म्लानता बिंदु का उच्चतम मान चिकनी मृदा या मृतिका में होता है और न्यूनतम मान बलुई मृदा या सैंडी सॉइल्स में होता है. बस साथ ही साथ स्थायी म्लानता बिंदु पादप की जल अवशोषण क्षमता पर भी निर्भर करता है. PWP also depends upon ability of plant to absorb water and retain water within it. जितना पादप में वह बल अधिक विकसित होंगे जिनके द्वारा वह जल का अवशोषण मृदा से कर सके, उतना ही उसके लिए PWP का मान भी तुलनात्मक रूप से कम होगा. So PWP is dependent both upon soil characteristics as well as plant characteristics. So this is all for this presentation. Thanks for watching.